वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर। इसके लिए हमारे साथ होते हैं विशाल सूद जी। वेलकम सर। सर, राहुल गांधी को अरेस्ट किया गया है। प्रोटेस्ट बाकी भी होते हैं, बाकी लोगों को भी, नौजवानों को, स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी अरेस्ट किया जाता है। आज राहुल गांधी को अरेस्ट किया गया क्योंकि उनके मदर उनसे ईडी सवाल कर रही थी और उस पर वो सवाल उठा रहे थे कि क्यों सवाल किए जा रहे हैं। देखो मैं अगर आप बात कर रहे हो कि उनके मदर, तो एज अ सन तो मैं उनके प्रोटेस्ट को बिल्कुल जायज़ ठहराता हूँ। अगर किसी की माँ प्रॉब्लम है तो उसके बेटे का आना ज़रूरी है, पर वो हमारे नेता हैं, दे रिप्रेजेंट अ बिग पॉलिटिकल पार्टी। और मेरे को ये लगता है कि क्वेश्चनिंग के ऊपर प्रोटेस्ट करना इज़ नॉट फेयर व्हेन देयर हैज़ बीन एक पूरा जो हेराल्ड केस है, इट हैज़ गॉन थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस, राइट। और जब वो सारे प्रोसेस के थ्रू गया है, सो प्राइमा फेसी कोर्ट्स हैव फाउंड इनफ एविडेंस कि भाई इस पे पूरी इंक्वायरी बनती है। और सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, डेफिनेटली उन्होंने एक अलग लेवल की पावर एंजॉय किया। उनकी फैमिली ने 60-70 साल रूल किया है, उनका इन्फ्लुएंस है। लोग काफ़ी लोगों को उन्होंने इतने बेनिफिट्स दिए हैं कि दे ओ देयर सक्सेस, और अरबों खरबों पति उन्होंने कई लोगों को बनाया, और आज इसीलिए वो लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। पर देश बदल रहा है और देश को बदलना होगा। वी कैन नॉट हैव फर्स्ट फैमिलीज एनी मोर, कि जो ट्रेडिशनली हमें रूल करती रहे। और आई एम श्योर कि गांधी के पास और कांग्रेस के पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि वो अपने लिए इंसाफ देख ही लेंगे। अगर केस नहीं बनेगा इंक्वायरी में, तो वो बैठे पब्लिक ऑफिस में बैठते हुए। यू हैव टू इंश्योर कि आपको पब्लिक ओपिनियन में, मैं तो कहता हूं कि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आज उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई है, सारा देश जानता है। कल को अगर वो इंक्वायरी में बिल्कुल क्लियर निकल आए जी, तो वो कल को बोल सकते हैं कि हमने ये देख लो, गवर्नमेंट ने गलत बातें कर रही थी, हम तो बिल्कुल ही करप्शन फ्री हम रहे, राइट। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि प्रोटेस्ट करने का मतलब बनता नहीं है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमारे देश के ओपोजिशन लीडर्स को डिस्कशन करनी चाहिए और वो इशू उठाने चाहिए। सर, ऐसे ही इम्पोर्टेंट इश्यूज को डिस्कशन करने के लिए राज्यसभा में जाते हैं लोग। एमपीज़ को 19 एमपीज़ को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया इस एक हफ्ते के सेशन के लिए। देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। हम ये जो आज की डेट में ओपोजिशन को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए। अब ओपोजिशन एमपीज़ ये बोल रहे हैं कि हम तो महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे जी, और इसलिए हमें निष्कासित कर दिया गया। अगर मेरे को ये लगता है कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, स्पेशली एक क्लैरिटी जनता को दी ही नहीं जा रही है। आज नो डाउट हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई है। जो हमारे टारगेट हैं 2 से लेके 6% की रेंज में हमें आइडियली इन्फ्लेशन रखनी होती है, आज हमसे ऊपर है। पर जब इन्फ्लेशन को डिस्कस करना है तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाए। आज इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन जर्नी डेवलप्ड इकोनॉमी से ज्यादा होती है। पर आज आप ग्लोबली देख लो, यूएस की इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा है, यूरोप की इन्फ्लेशन ज्यादातर कंट्रीज में हमसे ज्यादा है, कई कंट्रीज में तो ये डबल डिजिट्स में, यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच चुकी हुई है। तो इन्फ्लेशन को जब आप ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में करना है। इन्फ्लेशन से हमें इनटॉलरेंस नहीं रखनी है। इन्फ्लेशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, अगर वो विद इन कंट्रोल्स रहे तो स्टैगफ्लेशन भी नहीं होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन हो नहीं रही है, वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। पर आज मैं अगर पर्सनली देखूं, जो मैं समझता हूं इकोनॉमिक्स के बारे में, जो लिमिटेड मेरी नॉलेज है, मेरे को ये लगता है कि टेकिंग इन टू कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली, यूक्रेन वॉर हो, सप्लाई चेन हो, उससे पहले कोविड हो, जो सप्लाई चेन की दिक्कतें हमारे यहाँ आ रही हैं, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इज रिलेटिवली इन कंट्रोल। पर इसका सोल्यूशन लॉन्ग टर्म ही है। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कतें ये नहीं है प्राइजेस, गवर्नमेंट, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं और कई चीज़ों में हमें रहना भी पड़ेगा। पर उससे भी ज़्यादा हमारे जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो मेरे को नज़र आ रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी कम है जी। चाहे पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो हमारी फैक्ट्री में लेबर प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे जी, कि जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो आउट ऑफ बजट कैसे चले जाते हैं, जब हम उसमें लॉन्ग टर्म लगा देते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हांस करना पड़ेगा। वही एक चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। हम इतनी चीज़ों में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, बट बिकॉज ऑफ आर एक तो डिमांड प्रेशर्स, बिकॉज ऑफ आर ह्यूज पॉपुलेशन, सेकेंडली लॉसेस इन द सप्लाई चेन, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारे यहाँ पे महंगाई की सबसे बड़ी मार है। तो गवर्नमेंट को उस तरफ फोकस करना चाहिए और ओपोजिशन को भी यही सवाल करने चाहिए।
आप इमेजिन करो कि अगर ओपोजिशन सही सवाल पूछे और गवर्नमेंट को उसके सही जवाब देने पड़े तो ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट कितनी होगी जी। आप क्वेश्चन उनसे कुछ और पूछे जा रहे हो, उनको तो फिर जो कोर प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुद्दे ही कुछ और बना रखे हैं। आप ये बोल रहे हो जी हमारी आपने पार्लियामेंट के अंदर आप ये सर्टेन वर्ड हमें क्यों नहीं यूज करने दे रहे, ये हिस्टोरिकली चलता आ रहा है। चलो मैं कहता हूं कि आप कोई भी वर्ड यूज कर लो, पर क्या ये मुद्दा देश का? आप ये बोल रहे हो कि 15 अगस्त को घर घर तिरंगा वाला अभियान क्यों कर रहे हो, आप जबरदस्ती कर रहे हो। आप ये पूछ रहे हो कि जब आप नई रिक्रूटमेंट कर रहे हो उसमें जाति क्यों पूछ रहे हो। ये हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है। क्या आपने किसी ओपोजिशन लीडर से ये पूछा है कि आप हमारे देश में प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ाओगे जी, आप एमएसपी किसानों के लिए ये कर दो, ये फ्री में दे दो। क्या किसी ने पूछा है कि किसानों की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी और उसको कैसे और बढ़ाना चाहिए? जब ओपोजिशन का काम है सही सवाल पूछना, सिर्फ सवाल पूछना नहीं, अच्छे सवाल पूछना। जब आप सही सवाल पूछोगे तो अपने आप गवर्नमेंट को सही जवाब देने पड़ेंगे। टुडे मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट से ज्यादा ओपोजिशन हमें मिसलीड कर रही है। वो भी तो हमारे लीडर्स ही हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं ना हमारे, जो भी मेंबर पार्लियामेंट हैं चाहे एमएलएज हैं, वो सही सवाल पूछना शुरू करें। वो गलत सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब देना गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है। आप गवर्नमेंट से मुश्किल सवाल पूछो, आप कोर के फंडामेंटल सवाल पूछो, अपने आप ही देश तरक्की करेगा, अपने आप ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी और हम और आत्मनिर्भर और स्ट्रांग बनेंगे। बिल्कुल सर, आपने इकोनॉमी की बात की, प्रोडक्शन की बात की, ये सब संभव है जब डिफेंस हमारा स्ट्रांग होगा। और आज कारगिल दिवस भी है, कारगिल विजय दिवस है, और आज ही के दिन कई लोग सरकार के साथ भी हैं, कई खिलाफ भी हैं। अग्निपथ का भी विरोध हो रहा है, अग्निपथ स्कीम का भी। उसके साथ ही आज नेशन को प्राउड है कि कारगिल विजय दिवस है आज, और हमारा डिफेंस कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता जा रहा है। देखो हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं, मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग। डेफिनेटली हमने कई स्ट्राइड्स लिए हैं और हमें अपने जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे वीर हैं, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। कारगिल दिवस शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस। हम हमेशा पंजाब टुडे पे कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि भाई नेशन इज अबव एवरीथिंग, इट इज अबव रिलीजन, इट इज अबव अस इंडिविजुअली, इट इज अबव आवर कम्युनिटी, इट इज अबव आवर रीजन। हमें नेशन को सबसे ऊपर रखना है। और मेरे को ये लगता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि आज कारगिल दिवस को वो इंपॉर्टेंस मिल रही है। मेरे को लगता है कि जितनी हमारे देशों में धार्मिक जो डेज होते हैं, जो हम त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, उससे ज़्यादा खुशी से जिस दिन हम कारगिल दिवस या ऐसे देशभक्ति के त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, मेरे को लगता है कि उस दिन हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन पाएंगे। आई एम ग्लैड सर्टन प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन डिफेंस, आत्मनिर्भरता में, सेल्फ रिलायंस पे हम कर रहे हैं, पर पेस और बढ़ाया जा सकता है। इसको और इंपॉर्टेंट करना चाहिए और बेटर करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करके हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज में हमें आना चाहिए। सर, यूके में प्राइम मिनिस्टर की दौड़ गर्माती जा रही है, और क्या नतीजा होने वाला है सर? भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी हैं। देखो हम लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए बना हुआ है क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक है, पर मेरे को लगता है कि हमारा इंटरेस्ट इसलिए होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अबाउट इंडिविजुअल, बिकॉज यूनाइटेड किंगडम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ग्लोबली, और उनके हमारे साथ डिप्लोमेटिक और बिजनेस टाइज बहुत क्लोज हैं, और काफ़ी भारतीय मूल के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस अक्रॉस द ग्लोब आर सेम, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पर्सनल एलिगेशंस लगा रहे हैं, और इनफैक्ट जो कंजर्वेटिव पार्टी की चेयरमैन है उन्होंने ये बोला है कि ये जो फाइट हो रही है दोनों लीडर्स के बीच, ये पार्टी को कमज़ोर कर देगी। क्योंकि जब लोग आपस में भिड़ेंगे वो एक दूसरे की कमियां उजागर करते हैं। इससे पहले तो इलेक्शन में उन्होंने दूसरी पार्टी की करनी थी, तो इसका फायदा वहां की लेबर पार्टी को हो रहा है। तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अगर इस लड़ाई में कोई भी जीत जाए प्राइम मिनिस्टर, अगर वो इस तरह से पर्सनल अटैक करते रहे, एक दूसरे की कमियां और जो पॉलिसीज में उन्होंने फ्लिप फ्लॉप किए थे, इससे क्या होता है कि जब वो एक बंदे की कमी बताते हैं तो अपने आप पार्टी भी कमी बताते थे कि उन्होंने पहले ये बोला था, फिर ये किया, क्यों डिसीजन चेंज किए, चाहे ब्रेक्सिट से रिलेटेड हो, चाहे वो चाइना रिलेटेड पॉलिसी से। अब जैसे ऋषि सुनक पे इल्जाम है कि पहले तो वो कह रहे थे कि चाइना के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने चाहिए और बिजनेस टाइज, अब वो कह रहे हैं कि चाइना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक दुश्मन है। मेरे को शायद उनका दूसरा बयान बेटर लगता है, पर ये फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं कि आपकी पार्टी में लैक ऑफ क्लैरिटी और इन जो अंदर की फाइट्स हैं वो बाहर उजागर करते हैं। तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है, जैसे मैं कह रहा था, कि जो 24 में जो फाइनल इलेक्शन होंगे उसके अंदर लेबर पार्टी शायद अगले 10 सालों तक लेबर पार्टी ही पावर में रहे। इसका इतना नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है कंजर्वेटिव पार्टी पे। ऐसा माना जा रहा है लिज ट्रस, जो ऋषि सुनक की मेन राइवल हैं, जो फाइनल 2 कैंडिडेट्स हैं, शी इज इन द लीड with most of the
कंजर्वेटिव पार्टी पीपल। पर ओवरऑल जो सर्वेस बता रहे हैं, जो ब्रिटिश पब्लिक सोच रही है, दे फील ऋषि सोनक इज अ बेटर लीडर। तो 2024 के इलेक्शन में शायद ऋषि सोनक, अगर वो तब पीएम कैंडिडेट घोषित होते हैं, पर इस टाइम पे वो लीड में चल रही हैं। बट अगेन इट्स अ वॉलेटाइल सिचुएशन, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो अगर ऋषि सोनक सॉलिड पॉइंट्स बोलते हैं, और ये पॉलिटिक्स है, आपकी एक गलती आपको बिल्कुल ही लोगों की नज़रों से उतार सकती है। पर इस वक्त इसमें वोट करना सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स ने, उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुनना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड अल्टीमेटली जो भी कैंडिडेट आएगा उसने सबसे पहले तो ब्रिटेन के बारे में ही सोचना है। जी सर, तिब्बत के लीडर हैं, उन्होंने चाइना को सलाह दी है कि आप भारतीय डेमोक्रेसी से सीखिए। देखो, भारतीय डेमोक्रेसी, भारतीय कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम रहे हैं, उससे पूरी दुनिया सीखे तो इट्स बेटर। हम जगत गुरु के नाम से जाने जाते रहे हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ मिलीनिया, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और अनफॉर्चुनेटली समहाउ हमने वो अपनी पहचान, अपनी नॉलेज हमने खुद ही खो दी है। आज एक अच्छी बात है कि इंडिया दोबारा से इज कमिंग बैक एज अ स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर, एज अ ग्लोबल इन्फ्लुएंसर। तो जो तिब्बत के प्रेसिडेंट, जो गवर्नमेंट इन एक्साइल है तिब्बत की, दैट इज बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने यही बोला कि अगर ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डिसेंसी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर को डेवलप करना है, तो पहले तो आपको लोगों को राइट वो देने पड़ेंगे। जब आपके पास राइट ही नहीं, आप इमेजिन करिए, यू डोंट हैव द राइट टू चूज हु योर लीडर इज, व्हाट हिज पॉलिसी और हर पॉलिसीज विल बी, तो आप किस तरह से फील करेंगे? यू फील ट्रैप्ड। योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, आपकी जितनी मर्जी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाए, एक बेसिक ह्यूमन नीड है ऑफ इंडिविजुअल सॉवरेनिटी। जैसे देश को सॉवरन होता है, हर एक आदमी की बेसिक नीड है दैट ही और शी शुड बी सॉवरन, कि वो अपनी लाइफ में अपने डिसीजन खुद ले पाए। जब आप अपने डिसीजन ही खुद नहीं ले पाते, तो नो अमाउंट ऑफ मटेरियल रिचनेस और मटेरियल ग्रोथ आपको वो खुशी या वो एक ह्यूमन होने वाली वैल्यू नहीं दे पाती है। तो यही अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम है चाइना के अंदर है, बिकॉज इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। वहां के लोग फील दैट मेंटल स्ट्रेस, they know that they can't say anything against government। और यही इस वक्त जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जो टेक्नोलॉजी आई, उसके कारण वहां पे एक काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है कि वी शुड आल्सो हैव अ डेमोक्रेसी। और आज जो ओवर अग्रेसिवनेस इंडियन बॉर्डर्स पे या अदर बॉर्डर्स पे चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दिखा रही है, वो इसी डेमोक्रेटिव जो थॉट प्रोसेस जो लोगों में आ रहा है, जो कि अपनी सेल्फ डिसीजन लेने का प्रोसेस आ रहा है, उससे वो उनको तोड़ना चाह रही है, उससे ध्यान हटाना चाहती है। तो ये एक लेसन ऑफ कोर्स अगर चाइना ले, तो चाइना विल चेंज इट्स पोजीशन ग्लोबली। चाइना का रिलेशन उसके बाद इंडिया से भी चेंज होगा। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो फंडामेंटली काफ़ी वैल्यूज शेयर करती हैं। जब आप वैल्यूज शेयर करोगे तो आप प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से सॉल्व करोगे। तो आई होप दे लिसन टू द प्रेसिडेंट ऑफ तिब्बत। शुक्रिया सर, इस तरह की मीनिंगफुल इंसाइट्स लेके आते रहेंगे, मीनिंगफुल मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।